नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन में। यहाँ पर परीक्षा की तैयारी हमारी जिम्मेदारी के साथ आप लोग आज हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला के विषय में विस्तृत एवं वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के द्वारा पढ़ेंगे और हर वर्ण की समझ सफलता का आधार बनाने के लिए आज हम लोग तत्पर हैं आपके सामने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ण और वर्णमाला, सबसे महत्वपूर्ण इसकी परिभाषा हो जाती है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? तो आता है वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि जिसके अलग टुकड़े नहीं हो सकें, जो सबसे छोटी इकाई हो। सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, या फिर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है, तो आ, ई, का, चा, ये सभी क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः 52 वर्ण माने जाते हैं। या फिर कहा जाए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। ये दोनों क्वेश्चन सीधे तौर पे कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या यहाँ पे हमारी 11 बताई गई है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, औ। और जबकि कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 13 हो जाती है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। आयोग व 2 होते हैं, अंगा और आहा। अंगा को अनुस्वार कहा गया है और विसर्ग आहा को कहा गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है अनुस्वार किसे कहते हैं, और विकल्प के रूप में दे दिया जाएगा छोटा आ, बड़ा आ, अंगा, ई, तो अंगा हो जाएगा। ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? का से लेके माँ तक होते हैं। का से लेके माँ तक कैसे? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। तो का से लेके माँ तक का हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये याद रखिएगा। कई बार हमारे कुछ पेपरों में पूछा जाता है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला, वा। उस व्यंजन 4 होते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्योंकि ऊष्म मतलब कि ऊर्जा। तो सा, सा, हा, आप लोग मुख के पास अपना हाथ लगा करके इसको पढ़ेंगे तो सा, हा, इसमें हमारे मुख से गर्म हवा निकलेगी। ठीक है, तो ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन जो किन्हीं 2 अक्षरों से मिलकर के बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। छ, त्र, ज्ञा और स्रा। अब जैसे कि इसमें देखें, ज्ञा तो जा और इया से मिलकर के बना है। इसी प्रकार से ये चारों वर्ण किसी न किसी व्यंजन से मिलकर के बने हैं। तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, डा और ढा। उच्छिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहा गया है। 2024 के पेपर में पूछा गया तो यूपी पुलिस में उच्छिप्त व्यंजन को और किस व्यंजन के नाम से जाना जाता है, तो द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आने वाली परीक्षा में ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। आगे देखिए, कुल योग। कुल योग हमारे यहाँ पे 52 हो जाता है। तो बोला जाता है कि वर्णमाला, कुल वर्णमाला की संख्या कितनी है, तो कुल योग कितना हो जाएगा? 52। चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। स्वर। स्वर देखिए कितने प्रकार के होते हैं। स्वर एक तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प समय या फिर बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, आए, ओ, औ। ठीक है। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर होता है जैसे कि ओम, राम। ये नाट्य प्रणाली पे हम लोग इन शब्दों का यूज करते हैं। जैसे एक शब्द को लेकर के काफी लंबा खींच करके उसका नाम पूरा किया जाता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। और उसके बीच में हम लोग इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब आते हैं जीव के प्रयोग से। जीव के प्रयोग से स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर क्या होता है? तो अग्र स्वर होता है आगे, जीव के आगे के हिस्से से जो प्रयोग में स्वर आते हैं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, आई, इसमें ध्यान देंगे तो आपकी जीभ नीचे तालु पे मिलकर के स्वर निकालती है, ई, ए, आई। तो इसमें अग्र स्वर, अग्र भाग का प्रयोग होता है जीवा के। मध्य स्वर आ, ये बिल्कुल बीच में इसका जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता है इसको बोलने पे, तो इसे मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर क्या होते हैं? आ, उ, ओ, औ, ये पीछे का पश्च स्वर, पीछे की जीभ हमारी इसमें कार्य करती है, तो इसे पश्च स्वर के रूप में जाना जाता है। ये कभी कभी हमारे परीक्षा में सीधे रूप से पूछा जाता है कि अग्र स्वर कौन कौन से हैं, तो ई, ए, आई, या फिर पूछ लिया जाएगा इन 4 में से अग्र स्वर कौन सा है, तो आप विकल्प देखेंगे और उस हिसाब से आंसर टिक करते जाएंगे। ठीक है। मध्य स्वर आ होता है हमारा छोटा आ। पश्च स्वर क्या होता है? आ, बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। ठीक है। तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन, एक प्रश्न हमारा पूछा जाता है व्यंजन मूलतः कितने होते हैं, तो व्यंजन मूलतः हमारे 33 होते हैं। ठीक है। 33 कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं जो का से लेकर के माँ वर्ग तक होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। उस व्यंजन 4 होते हैं, सा, हा। ठीक है। अन्य विशेष व्यंजन कौन से होते हैं? तो संयुक्त 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ और ऋस्रा। और उच्छिप्त व्यंजन डा और ढा होते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण है, इनको अलग से याद रखिएगा, ये सारणियाँ अलग से आप लोग याद करके रखिएगा या फिर एक जगह लिखते चलिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, उस व्यंजन कौन कौन से हैं, या फिर इनमें से उस व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन क्या है, तो ये सीधे पूछे जाते हैं। आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं स्वर। विस्तृत अध्ययन, स्वर का विस्तृत अध्ययन पढ़ते हैं हम लोग। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है तथा उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब कि स्वर क्या है? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिसके उच्चारण के समय किसी अन्य वर्ण की उपयोग नहीं किया जाता है या फिर सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर का उच्चारण 3 प्रकार से किया जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला आएगा हर्ष स्वर। हर्ष स्वर 3 प्रकार के होते हैं, आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हमारे 7 प्रकार के होते हैं। इन्हें 2 मात्रा स्वर भी कहा जाता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ। और प्लू स्वर, इन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ओम, राम, श्याम। तो ऐसे लंबे शब्दों को खींच करके जब किसी का नाम लिया जाता है तो उसे प्लू स्वर कहते हैं। अब स्वर को हम देखेंगे, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लू स्वर। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। स्वरों के प्रकार 3 होते हैं। पहला क्या होता है? अग्र स्वर। अग्र स्वर में क्या होता है? जीव का आगे का भाग सक्रिय होता है या फिर जीव के आगे का भाग का प्रयोग किया जाता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। ई, ए, आई। मध्य स्वर जीव के मध्य भाग का कार्य करता है या फिर जीव के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। आ। पश्च स्वर क्या होता है? जीव का पिछला भाग सक्रिय होता है। आ, बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। ठीक है, याद रखिएगा इन बातों को। अब स्वर के 2 प्रकार हम लोग पढ़े, उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग से। अब तीसरा आता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। अब हमारा मुख कितना खुल रहा है, कितना बंद हो रहा है, उस हिसाब से मुख द्वार के खुलने के आधार पर बताया जा रहा है यहाँ पे। विव्रत स्वर। अब विव्रत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर आ जाए। जीवा तथा मुख विवरण के ऊपरी भाग के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी आ सकती है, विव्रत स्वर कहलाते हैं। मतलब कि मुख द्वार जिसमें पूरा खुलता है उसे विव्रत स्वर कहते हैं। जैसे आ या फिर अंगा, ये 2 स्वर होते हैं।
इसके बाद आते हैं अर्धविवृत। अर्धविवृत क्या होता है? जिसमें विवृत से कम मुख खुलता है या फिर आधा मुख खुलता है, उसे विवृत स्वर कहा जाता है। अर्धविवृत स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो छोटा आ, ऐ, औ, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अर्धसमृत स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिसमें मुख द्वार आधे से कम खुले या फिर कह सकते हैं कम मुख खुले, उसे क्या है? अर्धसमृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। ये परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इन चीजों को याद करिएगा। विवृत स्वर आ, जिसमें सबसे ज्यादा मुख खुलता है। अर्धविवृत स्वर छोटा आ, ऐ, औ, जिसमें आधा मुख खुलता है। आप लोग बोल करके कोशिश करके देखेंगे। अर्धसमृत स्वर क्या होता है? जिसमें आधे से कम मुख खुलता है। ए, ओ, ये अर्धसमृत स्वर हो जाते हैं। और समृत स्वर किसे कहते हैं? जिसमें मुख लगभग बंद रहता है, बहुत ही कम मात्रा में खुलता है, उसे समृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ। इसमें क्या है कि हमारा बिल्कुल मुंह बंद रहता है, थोड़ा सा खुलता है और जीभ हमारी तालव्य में मिल करके ये स्वर निकालते हैं, ई, उ। तो ये हो जाएगा समृत स्वर। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी प्रकार। स्वर ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वृत्तामुखी या गोलाकार, अर्धवृत्तामुखी या अगोलाकार। मतलब कि ऐसे वृत्तामुखी क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारे ओष्ठ वृत्ताकार, वृत्त के आकार पर हो जाते हैं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ, ये वृत्तमुखी स्वर हो जाएंगे। अर्धवृत्तमुखी क्या हो जाएंगे? जिनके उच्चारण के समय हमारा मुख या फिर ओष्ठ आधे वृत्त के समान हो जाते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, ई, ऋषि, ए, आय, ठीक है। यहाँ पे हमारे स्वर खत्म होते हैं। अब स्टार्ट होता है व्यंजन। तो व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए, जब स्वर का उच्चारण कर रहे थे तब वहां पे किसी की सहायता नहीं ले रहे थे, वो स्वतंत्र ही निकलते हैं। अब व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, इनको स्वर की सहायता के साथ ही बोला जा सकता है। और कुल मूल व्यंजन, प्रश्न पूछा जाता है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। याद रखिएगा, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। यह हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न पड़ता है। आइए व्यंजनों के प्रकार पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ये कितने भागों में विभाजित होते हैं? तो 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। कौन कौन सा वर्ग होता है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। आप मेरे साथ दोहराएंगे, कौन कौन सा होता है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में क्या क्या आता है? का, खा, गा, घा, अड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, का, खा, गा, घा, अड़ा। आप लोग एक बार मुख से बोलेंगे तो ध्यान देंगे कि यह हमारे कंठ से बोले जा रहे हैं या फिर मुख के अंदर से आ रहा है। यहाँ इसमें ना ही जीभ का प्रयोग हो रहा है, ना ही ओठ का प्रयोग हो रहा है, ना ही दंत का प्रयोग हो रहा है, किसी भी अन्य तंत्रिका का प्रयोग नहीं हो रहा है, सिर्फ कंठ से ये आवाजें निकलनी है। का, खा, गा, घा, अड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हो जाएंगे या व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कंठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? तो का, खा, गा, घा, अड़ा, ठीक है। हम लोगों ने एक ही समय पे 2 चीजें पढ़ लिया, का वर्ग। और का वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? तो कंठ से उच्चारित होता है। चा वर्ग, चा वर्ग, अब ध्यान दीजिएगा, चा, छा, जा, झा, या। चा, छा मतलब कि ये देखिए जीभ बार बार क्या है? तालु पे, जीभ के नीचे बार बार टकराने को तालु का स्थान कहा जाता है। चा, छा, जा, झा, या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। साथ में बोलते जाएंगे। टा वर्ग आता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये देखिए, टा, जीभ हमारी ऊपर भी गई, नीचे भी आई, अगल बगल भी स्पर्श होती है, जिससे क्या है? ये मुख्य के चारों तरफ स्पर्श होती है। तो इसे मूर्धन्य कहेंगे या फिर मूर्धा कहेंगे। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा।
तो ये मूर्धा उच्चारण स्थान से हो जाएगा। ता वर्ग, ता वर्ग में हमारा कौन कौन सा आता है? ता, था, ये टीएस था है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ता, था, दा, धा, ना। अब देखिए उच्चारण करते समय जीभ हमारे दांतों से भिड़ रही है, दांतों को स्पर्श कर रही है, तो इन्हें क्या कहेंगे? दंत उच्चारण स्थान माना जाता है इन्हें, ठीक है। तो पूछा जाएगा दंतव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या फिर दंत उच्चारण स्थान वाले व्यंजन कौन से हैं? तो ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पा वर्ग वाले, पा, फा, बा, भा, मा। अब पा, फा, इनको उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। तो ओठ जब स्पर्श कर रहे हैं, ओठ कार्य कर रहे हैं, तो वो कौन से उच्चारण स्थान से हो जाएंगे? तो ओष्ठ से, ओठ से। आगे बढ़ते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अब अंतःस्थ व्यंजन कहते किसे हैं? पहले तो ये इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटने से होता है। या, रा, ला, वा। अब देखिए कंठ से भी आवाज आ रही है, तालव्य से भी आ रही है, मूर्धन्य भी हो रहा है। इस प्रकार से हमारे क्या है ना कि चारों तरफ हमारा मुख कार्य कर रहा है। अंतःस्थ व्यंजन है और स्वर ये क्या है? हमारे अंदर से निकल रहे हैं, तो ये अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे। अंतःस्थ व्यंजन में एक और मुख्य बात होती है, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। आप लोग एक ये नोट के इसके नीचे नोट पे लिख लीजिएगा, अंतःस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? इनके उच्चारण के समय वायु मुख में रगड़ खा करके ऊष्मा पैदा करती है, या फिर गर्म वायु हमारे मुख से निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, 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 हा। अब आते हैं व्यंजन के बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 प्रकार के होते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के परस्पर मिल से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, ऋषि, स्र। छत्र का और सा से मिलकर के बनता है, षटकोर वाले सा से आधा का होता है और षटकोर वाले सा होता है। अब देखिए ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, ये लगभग अधिकांश शिफ्टों में अलग अलग प्रश्न पूछ लिया जाता है। कहीं स्रा पूछा जाएगा, कहीं त्रा पूछा जाएगा, कहीं ज्ञा पूछा जाएगा, कहीं स्रा पूछा जाएगा। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। त्रा, ता और रा से मिलकर के बनता है, ज्ञा, जा और या से मिलकर के बनता है। स्रा किससे मिलकर के बनता है? तो सा और रा से मिलकर के स्रा बनता है। इनका योग पूछ लिया जाता है, ये किन किन शब्दों से या फिर किन किन व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं, और या फिर पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजन कौन सा है। 4 विकल्प दे दिया जाएगा, इनमें से एक दिया जाएगा सही और बाकी 3 गलत दे दिए जाएंगे। या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो इनमें से 3 दिया जाएगा और एक गलत आंसर दिया जाएगा, तो उनमें से आपको गलत आंसर टिक करना पड़ेगा। अभी तक देखिए हम लोगों ने व्यंजन में पढ़ा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? कुल 25 होते हैं, 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। का वर्ग जो होता है वो कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग जो होता है वो तालव्य से बोला जाता है, टा वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य होता है उच्चारण स्थान, ता वर्ग जो होता है वो दंत या दांत से बोले जाते हैं उच्चारण स्थान होता है, पा वर्ग वो ओष्ठ से होता है। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यारा, लावा। इनको ही अर्धस्वर भी कहा जाता है, ये स्वर एवं व्यंजन के बीच में होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, सा, 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 हा। इसके उच्चारण के समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से मिलकर के बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? छत्र, त्र, ज्ञा और ऋषि, स्रा। छत्र का और सा से मिलकर के बनता है, त्रा, ता और रा से मिलकर के बनता है, ज्ञा, जा और या से मिलकर के बनता है, और स्रा क्या होता है? सा और रा से मिलकर के बनता है। आगे बढ़ते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन। अब उच्छिष्ट व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए यही हमारा सीधा प्रश्न बनता है, उच्छिष्ट व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं? तो द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उच्छिष्ट व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ को ऊपर उठा करके झटका देकर नीचे फेंका जाता है, उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनके नीचे बिंदु नुक्ता लगता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, डा और ढा।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जैसे इसमें उदाहरण के रूप में दिया गया है लड़का, पढ़ना, घोड़ा, कढ़ाई। अब इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें उच्छिष्ट व्यंजन है या नहीं है, तो है, डा है, डा है। उच्चारण स्थान, उच्चारण के स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है, ये पूछा गया है। या फिर कह सकते हैं कि उच्चारण के हिसाब से कौन सा व्यंजन या कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है। तो पहला आता है हमारा कंठ। अब कंठ से कौन कौन से स्वर या कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। छोटा आ, बड़ा आ, ये देखिए हमारे कंठ से निकल रहा है, आ। फिर उसके बाद का वर्ग, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। फिर उसके बाद आता है हा। हा क्या है, हमारा ऊष्म व्यंजन है। तालव्य उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है, छोटा ई, बड़ा ई, चा वर्ग। चा वर्ग में क्या क्या आता है, चा, छा, जा, झा, या। और या क्या है हमारा, या अंतःस्थ व्यंजन है। और सा क्या है, सा हमारा ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग याद करिएगा। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन में पहला स्वर कौन सा होता है, ऋषि। फिर आता है टा वर्ग, टा वर्ग में कौन कौन सा आता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा। अंतःस्थ व्यंजन में रा आता है। और उस व्यंजन में हमारा सा, षटकोर वाला सा होता है उस व्यंजन, जिसे मूर्धन्य उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। ठीक है, दंत से ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, ये दंतव्य स्थान से हो जाएगा। ओष्ठ, ओष्ठ में ऊ, बड़ा ऊ। अब पावर्ग, पावर्ग में क्या क्या आता है, पा, फा, बा, भा, मा और वा। अंतःस्थ व्यंजन में वा ओष्ठ के उच्चारण स्थान से बोला जाता है। आगे आते हैं प्राणत्व या वायु प्रेक्षण के आधार पर, वायु प्रेक्षण के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। प्राणत्व को कौन कौन सा, प्राणत्व को बांटा जाता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिनके उच्चारण के समय कम वायु निकलती है उनको अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण जिनके उच्चारण के समय अधिक वायु निकलती है उनको महाप्राण कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का, अब वर्ग हम लोगों ने पढ़े हैं कौन कौन से वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो उन वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतःस्थ या, रा, लावा, ये अल्प प्राण कहे जाते हैं। जैसे का, गा, डा, चा, जा, या, टा, डा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा और या, रा, ला, वा, यह हमारे क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। महाप्राण जिसमें अधिक वायु निकलती है, तो ये हमारे वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण हो जाएंगे। और उस व्यंजन सा, 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 हा, ये हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा अल्प प्राण। अब इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है, अब इसमें पूछा जाएगा का अल्प प्राण है या महाप्राण है। ठीक है, या फिर कहा जाएगा अल्प प्राण, इनमें से अल्प प्राण कौन सा है, तो एक अल्प प्राण दे दिया जाएगा और बाकी क्या दिया जाएगा, तो महाप्राण दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं घोषत्व। घोषत्व या तंत्रियों के कंपन के आधार पर भेद। तो घोषत्व या तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अघोष जिसमें कंपन नहीं होता है और सघोष या घोष जिसमें कंपन होता है। अब अघोष क्या होते हैं, हमारे वर्ग के पहले और दूसरे तथा वर्ण तथा सा और सा, ये हमारे अघोष होते हैं जिसमें कंपन नहीं होता है। अब पहले वर्ग में का और खा आता है, दूसरे वर्ग में चा और छा आता है, तीसरे वर्ग में टा और ठा आता है, चौथे वर्ग में ता और था आता है, पांचवें वर्ग में पा और फा आता है और सा 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 आता है। ठीक है, सघोष या घोष कौन कौन से होते हैं, तो हमारे प्रत्येक
वर्ग के तीसरे, चौथा व पांचवा क्रम तथा अंतस्थ या, रा, ला, वा तथा उसमें में हा तथा सभी स्वर, ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है सघोष क्या है, या फिर सघोष इसमें से कौन सा वर्ण सघोष है? तो 4 अघोष दे दिया जाएगा और 1 सघोष दे दिया जाएगा और आपको उसमें टिक लगाना होगा। तो इनको क्रम से याद करिएगा। अघोष किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को अघोष कहेंगे, और उस व्यंजन में हमारा सा, सा और सा यह हमारा अघोष में आता है। और सघोष में क्या आता है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन हमारे किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। उस व्यंजन में हा सघोष में आता है। और जितने भी स्वर हैं, स्वर कितने हैं हमारे? 11 हैं। कुल स्वर कितने हैं? 13 हैं। तो जितने भी स्वर होते हैं वो किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। आयोगवा, आयोगवा क्या है? जो वर्ण ना तो पूर्णता स्वर है और ना ही व्यंजन, उन्हें आयोगवा कहते हैं। जैसे अंगा और आहा, इनकी संख्या पूछ ली जाती है। आयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है, अंगा और आहा। उच्चारण नासिक से होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि नासिक से उच्चारण होने वाला आयोगवाह कौन सा है? तो अंगा। और उच्चारण हा के समान होता है, आहा, हा निकलना है, ठीक है ना। इसको विसर्ग भी कहते हैं। और अनुस्वार में अंगा आता है, विसर्ग में आहा आता है। उदाहरण में देखो, अंगा अंगूर और हिंदी, और जबकि आहा में उदाहरण क्या होगा? दुख, प्रातः। अब परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? या और वा। या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन से होते हैं? तो रा। उच्चारण में जीभ कंपित होती है या हिल जाती है, रा। आप बोलेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है, जीवा में कंपन हो रहा है, उसे लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। तो उससे हो जाएगा रा। यह हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के आधार पर, और ये कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और जो आपको बहुत ही आसानी से 1 नंबर 2 नंबर दे के जाते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? ला। हवा जीभ के बगल से निकल जाती है, ला, ला, ठीक है। काकर्णीय वर्ण कौन सा होता है? हा को माना जाता है, ठीक है। काकर्णीय वर्ण कौन सा होता है? हा होता है। नासिक वर्ण कौन से होते हैं? हमारे सभी वर्ग के पंचम वर्ण क्या होते हैं? नासिक व्यंजन होते हैं, जो नाक से बोला जाता है, जैसे डा, या, डा, ना, मा, ये नासिक व्यंजन होते हैं। इनकी संख्याएं पूछ ली जाती है, 5 होते हैं। वत्स्य व्यंजन ना, रा, ला, सा, ये वत्स्य व्यंजन होते हैं। कुल वर्ण, हिंदी वर्णमाला में सर्वमान्य कुल 52 वर्ण स्वीकृत किए गए हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कुल वर्णों की संख्या कितनी है, या फिर कहा जाएगा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी बताएंगे? 52। इसके बाद आता है छ, त्र, ज्ञ और श्रा संयुक्त व्यंजन श्रेणी में आते हैं, जबकि डा और ढा उच्छिप्त व्यंजन है। डा और धा कैसे व्यंजन है? तो उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक है, याद रखिएगा। और कुछ चीजें अलग से लिखिएगा, जैसे अंगा और आहा को किस वर्ग में रखा जाता है? पहला क्वेश्चन, तो आयोगवाह वर्ग में रखा जाता है। और ये किसने दिया था? तो किशोरी लाल वाजपेयी ने इसको बताया था। अंगा और आहा की गणना किस में की जाती है? तो स्वर में की जाती है। स्वर में कब की जाती है? जब कुल स्वरों की संख्या पूछेगा, तब हम कुल स्वरों की संख्या कितनी बताते हैं? 13 बताते हैं। तो उसमें अंगा और आहा क्या होता है? ऐड हो जाता है। अंगा और आहा को दर्जा किसका दिया जाता है? तो व्यंजन का दर्जा दिया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किशोरी दास वाजपेयी को अपभ्रंश के पाणी भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का पाणी किसे कहते हैं? तो किशोरी दास वाजपेयी को कहते हैं। और किशोरी दास वाजपेयी का ग्रंथ का नाम क्या था? तो हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 और व्यंजन 33 है, और इन दोनों की संख्या मिलाकर के 44 है। हिंदी वर्णमाला में स्वर, कुल स्वर 13 और कुल व्यंजन 39, जो मिलकर के कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। हिंदी शब्दकोश में वर्णों की संख्या 49 है।
पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी शब्दकोश में वर्णों की संख्या कितनी है? 49। 52 कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 46। स्वर 11 और व्यंजन 35 है। देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। आगे आते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रमुख भाषा विद्वानों का विशेष योगदान। पंडित किशोरीदास वाजपेयी, इन्होंने क्या बताया है कि आयोगवाय का नामकरण किशोरीदास वाजपेयी जी ने ही सर्वप्रथम अंगा और आहा आयोगवाय की संज्ञा दी थी, अंगा और आहा को। हिंदी का पाणी वाजपेयी जी को उनके काल्यजयी व्याकरण ग्रंथ हिंदी शब्दानुशासन के कारण सर्वसम्मति से हिंदी का पाणी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है और आपके प्रश्न आपके पेपर में यूपी पुलिस में पूछा जाने वाला है ये। उन्होंने देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण, जिसमें 11 स्वर, 2 आयोगवाय, 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन की वैज्ञानिकता को पूर्णतः मान्यता दी है, ठीक है। इसके बाद एक हमारे महत्वपूर्ण विद्वान हो जाते हैं महर्षि पाणी। महर्षि पाणी का वैज्ञानिक आधार देखा जाए तो महर्षि पाणी ने वर्णों को उनके उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के आधार पर इतनी सटीक वैज्ञानिक से विभाजित किया है। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा का वर्ग, ठा वर्ग, टा वर्ग, तो वो किस किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं तो उसके बारे में किसने बताया? तो महर्षि पाणी ने बताया है। आधुनिक हिंदी पूर्णतः उसी नियम पर गतिमान है। यद्यपि पाणी मूलतः संस्कृत के आचार्य थे, परंतु हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण तार्किक एवं वैज्ञानिक आधार जैसे का वर्ग, चा वर्ग आदि का निम्न क्रम उनके प्रसिद्ध महेश्वरी सूत्रों 14 सूत्रों में से ही व्युत्पन्न है। महेश्वरी सूत्रों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी है? 14 है। महेश्वरी सूत्र किसने दिया था? तो महर्षि पाणी ने दिया था, ठीक है। हमारे यहाँ पे हिंदी वर्णमाला खत्म होती है। हम लोगों ने सारे ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए हैं वर्णमाला से लेकर के जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, यूपी SSSC और यूपी के कई एग्जामों में जिसमें हिंदी विषय पूछी जाती है, उन सब में कई बार ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। आप लोगों को ये वीडियो अपने आप ही, जब आप 2 बार ये वीडियो देखेंगे, आप लोगों को पूरा वीडियो अपने आप कंफर्म हो जाएगा। आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हम लोग लेकर के अपने वीडियो चैनल पे आएंगे वीडियो के माध्यम से। और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और फेसबुक को फॉलो करिए, जिसमें जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म पे आप लोगों को प्रोवाइड